जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं और आगे की जो हमारा रह गया था रंगों के प्रकार के बारे में, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक रंगों के बारे में बताया था, सिंथेटिक रंगों के बारे में हमने डिटेल्स बताई थी। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सिंथेटिक रंगों के अलावा भी 3 प्रकार के रंग हैं जिसे मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनो। और आपका रिक्वेस्ट था, मोस्ट डिमांडिंग था आपका कि मैडम रंगाई और छपाई बहुत भारी है, समझ नहीं आता है, आप हमें अच्छे से समझा दीजिए। तो रंगों के प्रकार के बारे में जो 3 विशिष्ट प्रकार के रंग के प्रकार हैं, मतलब उनसे हट करके हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। तो रंगाई और छपाई में आपको मैंने पहले भी बताया था, रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। इंसान के मानव जीवन में रंगों का गहरा प्रभाव पड़ता है, मनोभाव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हम चटकीले भड़कीले रंगों को पहनना पसंद करते हैं। शादी विवाह तीज त्यौहार के अवसरों पर हम वैसे ही ड्रेस धारण करते हैं। लेकिन जहाँ अवसाद होता है, जहाँ दुख की घड़ी होती है, जहाँ मान लो किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वहाँ हम बैठने जा रहे हैं, शोक मनाने जा रहे हैं, तो हम चटक मटक कपड़े पहन करके हम नहीं जाते हैं। यद्यपि आज के जो वातावरण है जो चेंज हुआ है काफ़ी, और अब लोग उतना ध्यान नहीं रखते हैं, कोई सभी वस्त्र पहन करके चले जाते हैं। लेकिन अगर हम वस्त्र की दृष्टि से देखें, पहनने की दृष्टि से देखें, पहनावे की दृष्टि से देखें, तो रंगों का हमारे मनोभावों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज मैं आपको रंग के प्रकार के बारे में बता रही हूँ। और 3 प्रकार के रंग हैं ये। पहला है नेपथॉल। फर्स्ट इज नेपथॉल, जिसको हम एजोइक डाइज बोलते हैं। नेपथॉल है, इसको हम एजोइक भी, इसका दूसरा नाम एजोइक है, ठीक है। दूसरा है मॉर्डेंट, बंधक, जिसको हम क्रोम डाइज भी बोलते हैं। क्रोम डाइज भी बोलते हैं बंधक को। एजोइक डाइज जिसको बोलते हैं, किसको? नेपथॉल को। मॉर्डेंट जिसका बेस है, उद्गम जो जिसका हुआ है, वो मॉर्डेंट डाइज कोलतार से हुआ है। और तीसरा है डिस्पर्स डाइज, मतलब फैलने वाला रंग। समझ गए? तो रंगों के अतिरिक्त प्रकार में हम देखते हैं 3 प्रकार के रंग हैं। पहला है नेपथॉल, दूसरा है मॉर्डेंट, मॉर्डेंट माने बंधक, जिसके बारे में आपको डिटेल्स मैंने बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। और तीसरा है आपका डिस्पर्स, मतलब फैलने वाला रंग। अब एजोइक डाइज के बारे में देखते हैं। तो जितने भी प्रकार के सेलुलोज फाइबर हैं और उनसे जो बने हुए वस्त्र हैं, उनमें इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब आप खुद समझते हो सेलुलोज से बने कौन से वस्त्र हैं। जैसे पहले नंबर पर कपास आता है, और कपास से सूती वस्त्र बनता है। दूसरा है लिनन का वस्त्र। तो ज़्यादातर के प्राकृतिक रेशों से कौन सा वस्त्र बनता है? कपास का वस्त्र बनता है। कपास से सूती वस्त्र बनता है, और हम सभी सूती वस्त्र को धारण करते हैं। तो सूती वस्त्र को रंगने के लिए नेपथॉल रंगों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इस सूती वस्त्र को रंगने के लिए सबसे पहले जो वस्त्र है, कपड़ा है, उसको बिट्टा नेपथॉल और कास्टिक सोडा के घोल में डुबोते हैं, ठीक है ना। रंगाई विधि में क्या करते हैं कि बिट्टा नेपथॉल और कास्टिक सोडा में इसको भिगो करके रखते हैं, जिससे रंग जो है बहुत बढ़िया चढ़ता है। सूती वस्त्रों पर नेपथॉल रंगों का बहुत बढ़िया असर होता है और पक्का रंग होता है, जो ना तो पसीने से, ना ब्लीच से, ना सनलाइट से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यद्यपि आप लगातार धूप में कोई सा भी कपड़ा रख दोगे, चाहे सिंथेटिक रख दो, कैसा भी रंग का रख दो, तो कुछ दिनों में उसका रंग अपना जो उसका ओरिजिनल मूलतः कलर है उससे वो बदल जाएगा, ओरिजिनल कलर से वो डिफरेंट हो जाएगा। और हरे और पीले रंग के पॉलिस्टर को रंगने के लिए भी नेपथॉल रंगों का उपयोग किया जाता है। लेकिन लाल और बैंगनी रंग के पॉलिस्टर का अगर कपड़ा होगा तो इस पर नेपथॉल रंग का कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब रंग नहीं चढ़ता है। और ये डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल होते हैं। किसी भी शेड्स में नेपथॉल रंगों से आप वस्त्र को रंग सकते हैं। और इसका शेड्स भी रंगों के
थोड़ी सी मात्रा में परिवर्तन करके डिफरेंट शेड्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आज बताया आपको नेप्थॉल, जिसको एजोइक डाइज बोलते हैं, सेलुलोज से बने वस्त्रों पर रंगे जाते हैं। सूती वस्त्रों पर इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है। और पॉलिस्टर के हरे और नीले रंग के पॉलिस्टर का जो रंग है कपड़े का, अगर हरा और नीला है तो उस पर भी नेप्थॉल रंग आराम से चढ़ता है और उसका प्रभाव भी अच्छा होता है। लेकिन हर लाल और बैंगनी रंगों पर इसका कोई इंपैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। दूसरा होता है मॉर्डेंट, जिसका मैंने आपको बताया कोल तार इसका मूल उद्गम है, और इसको हम क्रोम डाइज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोम डाइज बोलते हैं। ये क्या होते हैं? धातुओं के रंग बंधक होते हैं। मैंने भी मॉडर्न डाइज में यही बताया था कि ये रंग बंधक है, जो क्या करते हैं? वस्त्र पर रंग के कण को चिपका देते हैं अच्छी तरीके से, और रंग फिर वस्त्र से हटता नहीं है, जिसको मॉडर्न डाइज बोलते हैं। ये गहराई तक रंग के जो कण हैं वह वस्त्र के रेशों के भीतर तक जा करके उसको रंग देते हैं, भेद देते हैं। रंग बहुत गहरा और पक्का होता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न डाइज से सूती वस्त्र रंगना चाहोगे तो इस पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सूती वस्त्र के लिए ये काम नहीं आता है। ये किसके लिए काम आएगा? ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र, इनको ये रंगने में काम आता है। कौन सा? मॉडर्न डाइज। मॉडर्न डाइज ऊनी और रेशमी वस्त्रों को बेहतर तरीके से रंगता है, जबकि नेप्थॉल डाइज आपका जो है वह सूती वस्त्रों को बेहतर तरीके से रंगता है। और आप ये देखो, ये धातुओं के जो रंग बंधक होते हैं उससे मुख्य रूप से आपका होता है आयरन, जिसको लोहा, अल्मुनियम और टीन, ये धातु होते हैं। अल्मुनियम, लोहा, टिन, तांबा, क्रोमियम, एल्जरीन। समझ गए? तो कॉपर रंग से, कॉपर धातु से आपको ब्लू रंग की प्राप्ति होती है। कॉपर से क्या प्राप्त होगी? आपको ब्लू रंग मिलेगा। अल्मुनियम और टीन का मॉर्डेंट रहेगा तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है। क्रोमियम और आयरन रहेगा तो आपको ब्लैक कलर, काला रंग की प्राप्ति होती है। और एल्जरीन अगर होता है तो उससे टर्की रेड कलर का प्राप्ति होती है। इससे आप डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं। इस रंग के धातु मॉर्डेंट्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, हेर फेर करके, इससे डिफरेंट शेड्स बन जाते हैं। तो आप समझ में आ गया आपको मॉर्डेंट कलर क्या है और नेप्थॉल कलर क्या है। अगर ये पूछा जाए मॉर्डेंट कलर किस वस्त्रों को रंगने के लिए बेहतर होता है, तो आपका उत्तर होगा वूल और सिल्क, मतलब ऊनी और रेशमी वस्त्र। और किसके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता है? तो सेलुलोज से बने वस्त्र, चाहे कोई भी हो, लिनन हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इस पर ये रंग पक्का नहीं रहता है। अगर आप उसको रंग भी दोगे तो रंग उड़ जाएगा कुछ ही दिनों में, टिकेगा नहीं, इस पर चढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। कॉपर से ब्लू रंग की प्राप्ति होती है। मॉर्डेंट में जो धातु के रंग होते हैं उसमें से अगर आप कॉपर देखोगे तो ब्लू रंग की प्राप्ति होगी। अल्मुनियम और टिन रहेगा तो बैंगनी मिलेगा। क्रोमियम आयरन रहेगा तो ब्लैक मिलेगा। एल्जरीन रहेगा तो टर्की रेड मिलेगा। इस तरह से आपने देखा नेप्थॉल और मॉडर्न डाइज। अब तीसरा डाइज जो होता है वो कहलाता है डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स मतलब फैलने वाला। फैलने वाला जो रंग होता है उसका सबसे पहले उपयोग किया गया था एसीटेट रेयॉन को रंगने के लिए। आप जानते हो एसीटेट रेयॉन मैनमेड रेशा है। तो एसीटेट रेयॉन को रंगने के लिए डिस्पर्स डाइज का उपयोग किया जाता है। हिंदी वाली छात्राएं समझे, ये फैलने वाले रंग के रूप में काम आते हैं। इसके बाद जितने भी प्रकार के कृत्रिम वस्त्र हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, डायक्रॉन
और जो विविध प्रकार के आज अनगिनत प्रकार के आर्टिफिशियल फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको रंगने के लिए डिस्पर्स डाइज का उपयोग किया जाता है। ये जो रंग होते हैं इसके अति सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब इतनी छोटे कण होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, अच्छी तरह से घुल जाते हैं जल में, वाटर सॉल्युबल होते हैं और घुलने के बाद ये जल में फैल जाते हैं, अच्छी तरीके से पूरे जल में फैल जाते हैं। फैलने के बाद जब इससे हम वस्त्रों को रंगते हैं तो ये फैल करके वस्त्र के चारों तरफ रेशे के भीतर तक पहुंच करके, उसके गहराई तक पहुंच करके उनको रंग देते हैं। और जब वस्त्र को हम सुखाते हैं छाया में, तब क्या होता है, जो पानी उसके भीतर का है वाटर सॉल्युबल है, मैंने अभी बताया कि रंग वाटर सॉल्युबल है, और जब इसको हम पानी उड़ाने के लिए जब हमको छाया में सुखाते हैं तो देखो पानी जो है जल वाष्प बन करके बाहर उड़ जाता है। उड़ने के बाद जो आपका रंग था वह रेशों के भीतर तक पहुंच करके उसको पूरी अच्छी तरह से रंग देता है, लाल कर देता है। तो आज मैंने आपके रंगों के प्रकार के बारे में डिटेल्स बता दी है। प्राकृतिक रंगों के बारे में बताया जो हमें विविध प्रकार के प्लांट से, कीट से, पतंगों से प्राप्त होते हैं। दूसरा बार मैंने आपको सिंथेटिक डाइज के बारे में बताया जिसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये तीनों की मैंने डिटेल्स बताई है। और आज की वीडियो में मैंने आपको नेपथॉल, मॉर्डेंट और डिस्पर्स डाइज के बारे में चर्चा किया है। तो आप अगर वो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सिंथेटिक डाइज के बारे में, तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अब आगामी वीडियो में मैं आपको रंगाई के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से बाटिक रंग रंगा जाता है, बाटिक रंगों से हम किस प्रकार से अपने वस्त्रों की सज्जा कर सकते हैं, किस प्रकार से बंधेज विधि द्वारा हम वस्त्रों को विविध रंगों में रंग करके सुंदर बना सकते हैं। छपाई, स्टेंसिल छपाई द्वारा हम कैसे वस्त्रों को कर सकते हैं, और रंगाई की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी रंगाई की प्रक्रिया है, रंगाई की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से मेथड्स आते हैं, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेज में हम रेशों को रंग देते हैं, कई बार हम रेशों को नहीं रंग करके वस्त्र के लच्छियों को रंगते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं कि वस्त्र को तैयार होने के बाद जब वस्त्र हमारा तैयार हो जाता है तब उसमें हम रंगाई उसकी करते हैं। तो रंगने की जो प्रक्रिया होती है 3 स्तर पर की जाती है। फाइबर स्टेज पर, दूसरा होता है कौन सा, धागा स्टेज उसको कह सकते हो या लच्छी स्टेज कह सकते हो, और तीसरा हो आपका फैब्रिक स्टेज। तो इन सारे की चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि कौन कौन से चीज़ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और जो बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे थे रंगाई और छपाई मैडम बहुत डिफिकल्ट है, रंगाई और छपाई मैडम बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं, आपको बेसिक आना चाहिए बेटा। मैं बार बार कहती हूँ आपको बेसिक आना चाहिए, आपके बेसिक क्लियर नहीं होते हैं इसलिए आपको तकलीफ होती है। अब आपको रंग के बारे में ही पता नहीं है कि एजोइक रंग किसको कहते हैं, नेपथॉल रंग किसको कहते हैं, मॉर्डेंट किसको कहते हैं, डाइज और मॉर्डेंट में क्या डिफरेंस है ना, पिगमेंट किसको कहते हैं। तो अगर ये चीज़ आप नहीं समझोगे तो फिर आगे आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, और बेसिक क्लियर कराने के लिए ही मैं आपको इस वीडियो को या कोई भी वीडियो में बनाती हूँ तो मैं क्वेश्चन नहीं देती हूँ पहले, ये मेरी खासियत है। पहले आप समझो, जब आपके दिमाग में बातें घुस जाए तब आप आके जा करके देखो कि बात सही है, और फिर आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मान लो मैंने आपको रटा दिया 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आ गया 2 + 1 क्या होता है, आप कंफ्यूज कर जाओगे। आपको तो मैंने 2 + 2 4 ही सिखाया था ना, 1 तो सिखाया नहीं, 5 आपको बताया नहीं, 2 + 5 कितने होते हैं आपको ये भी नहीं पता, मैंने बताया नहीं। तो आप सही तरीके से आप उसको आंसर नहीं दे सकते हो। आंसर तब सही तरीके से दे सकते हैं आप जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर, जब मैंने आपको जोड़ सिखाया है, जब मैंने आपको एडिशन सिखाया है, तो 2 + 11 भी आएगा तो करेक्ट आंसर दे दोगे, 2 + 17 भी आएगा तो करेक्ट आंसर दे दोगे। केवल हम अगर क्वेश्चंस देख देख करके और हम बताएंगे कि हमने इतनी क्वेश्चन सोल्व कर लिया, हमने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, हमने 2018 के क्वेश्चन सोल्व कर दिया, 2019 के क्वेश्चन सोल्व कर दिया, और अगर आप चाहेंगे कि मेरा नेट हो जाए, मैं LT पास कर जाऊं, मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड पास कर जाऊं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी बॉडी, नॉट फॉर यू ऑल्सो।
किसी के लिए भी संभव नहीं है जब तक कि उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए आप कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, कंसेप्ट क्लियर पर ज़्यादा ध्यान दें, तब आप ट्विस्टेड से ट्विस्टेड क्वेश्चन भी कहीं से भी अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, रंगाई और छपाई आगे बढ़ाते हुए। तब तक दें जाने की इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।